गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। कैसे हो आप सभी। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी कि फ्री फॉल मोशन, है ना। जो लास्ट क्लास में हमने ना ग्रेविटेशन चैप्टर डिस्कस किया था, आज के हमारे सेशन में मोशन अंडर ग्रेविटी के साथ साथ हम ना इसका न्यूमेरिकल पार्ट भी डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी, और इसको क्या बोल सकते हो आप, फ्री फॉल मोशन, है ना। मोशन अंडर ग्रेविटी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ए मोशन दैट इज, फर्स्ट थिंग इज द ट्रांसलेटरी मोशन because the total motion is along a straight line path. Second one, a motion which is with constant acceleration. मोशन अंडर ग्रेविटी एक तो क्या होती है, स्ट्रेट लाइन पाथ के अलॉन्ग होती है, जो बेसिकली वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, ठीक है। और दूसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक ऐसी मोशन है जो क्या होता है, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के साथ होगी मोशन। और आप लोग जानते ही हो, अगर एक मोशन जिसमें ना ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहे थ्रू आउट द मोशन, तो उस मोशन में क्या रहेगा, जो थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन है गिवन बाय न्यूटन, तो क्या रहेगा, दे आर एप्लीकेबल। जो थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या रहेगी, एप्लीकेबल रहेगी। यानी कि अगर आपको ना ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्पीड पता है, टाइम पता है, एक्सेलेरेशन पता है, तो आप उसकी फाइनल स्पीड कैलकुलेट कर सकते हो, फाइनल वेलोसिटी, है ना। उसके बाद अगर आप ना इनिशियल वेलोसिटी और टाइम पता, तो आप ना डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे ही आपको ना दो गिवन क्वांटिटी देके ना थर्ड क्वांटिटी पूछ सकता है, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। द मोशन इन विच the acceleration of the body remains constant and motion is along a straight line path अंडर द फोर्स ऑफ, इसमें फोर्स भी बताना जरूरी है ना, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी अलोन, है ना। यहां पे जो फोर्स होगा, जो ऑब्जेक्ट की ना मोशन को गवर्न करेगा, वो क्या होगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। यानी कि अर्थ ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, उसी की वजह से ऑब्जेक्ट के अंदर ना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है बेसिकली, ठीक है। और वो एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ वेलोसिटी एक्वायर करता है इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। तो इस तरीके से क्या होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी में ऑब्जेक्ट की मोशन हम स्टडी करते हैं। अच्छा, मोशन अंडर ग्रेविटी में ना जो इसमें ना मेन पॉइंट्स है, इसमें देखो कंडीशन, अगर आप ना मोशन अंडर ग्रेविटी में ना कंडीशन अप्लाई करते हो, किन कंडीशन के अंदर ना मोशन अंडर ग्रेविटी होगा, है ना। कौन कौन सी बेसिक और नेसेसरी कंडीशन रहेंगी जो मोशन अंडर ग्रेविटी का थ्रू आउट जो मैकेनिज्म है जो हम स्टडी कर पाएंगे। पहला, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इज इक्वल टू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद मैग्नीट्यूड 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पहली बात तो ये रहेगी भाई, ठीक है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड, देखो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, मोशन इज इन वैक्यूम। मोशन ना वैक्यूम के अंदर कंसीडर की जाएगी, दैट इज, देखो वैक्यूम शब्द का क्या मतलब है, वैक्यूम शब्द का ये मतलब होता है कि एक ऐसा रीजन जहां पे ना कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है बेसिकली, ठीक है। मीडियम का बेसिकली क्या मतलब है कि जैसे वहां पे ना फ्लूइड वगैरह कुछ नहीं है। अब मोशन अंडर ग्रेविटी में ये शब्द का इस्तेमाल क्यों किया गया, देखो बेसिकली हम अपने जो सराउंडिंग में फ्री फॉल मोशन ऑब्जर्व करते हैं, और हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वहां तो फ्लूइड है, वो वैक्यूम थोड़ी है। वहां पे जैसे एयर भी कॉन्टिन्यूसली फ्लो कर रही है बेसिकली, है ना।
एयर का कुछ फाइनाइट प्रेशर भी है। कई बार जैसे एयर क्या होती है कि उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है, जिसको हम विंड कहते हैं। देखो वैक्यूम शब्द यहाँ पे इस्तेमाल क्यों किया गया, क्योंकि इसमें ये कंसीडर किया हुआ है कि भाई जो मोशन अंडर ग्रेविटी है ना, उस पे जो एक्सटर्नल फोर्स होगा एक्सेप्ट ग्रेविटी, देखो ग्रेविटी के फोर्स के बिना तो मोशन पॉसिबल नहीं हो सकती, उसके अलावा जो फ्लूइड का फोर्स रहेगा उसको हम बोलेंगे ड्रैगिंग फोर्स। तो ड्रैगिंग फोर्स मोशन अंडर ग्रेविटी पे कोई इफेक्ट ना डाले, इस वजह से हमने ये वैक्यूम शब्द यहां पे इस्तेमाल किया। उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे। जो ड्रैगिंग फोर्स है ना, अगर वो एग्जिस्ट भी करता है तो वो मोशन अंडर ग्रेविटी को डिस्टर्ब ना करे, तो हम उस फोर्स को एक्सक्लूड करके चलेंगे। इस वजह से यहां पे ये वर्ड यूज किया कि मोशन इज इन वैक्यूम, दैट इज द ड्रैगिंग फोर्स। ड्रैगिंग फोर्स ऑफ, अब ड्रैगिंग फोर्स किसकी वजह से हो सकता है, एयर की वजह से एक्सेट्रा, या कोई और उसका रीजन रहेगा। हैज नो इफेक्ट, हैज नो इफेक्ट ऑन द मोशन, तो उसका ना मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ना ये दो बेसिक कंडीशन है जो मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए नेसेसरी है। अब देखिए भाई, इसमें देखो जो हम ना फर्स्ट केस डिस्कस करते हैं, मान लीजिए उसको हम केस का नाम देते हैं ए, केस ए है ना, उसमें क्या रहेगा, लेट एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है विद मास एम, मास एम इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन कंसीडर कर रहे हैं, ये तो इसका ना पहला केस है। ठीक है, दूसरा केस क्या होता है कि हम इसको ना ग्राउंड से अपवर्ड थ्रो करते हैं बेसिकली। तो ये जो पहला केस है, अब देखो भाई हम पहले इसका ना डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ना इसकी एक ना फाइनाइट हाइट है, मान लीजिए h। ठीक है, इसको यहां से ना थ्रो किया और इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। अब धीरे धीरे जैसे ही इसका मोशन स्टार्ट हो जाएगा तो ये ना एक फाइनाइट टाइम के बाद ना ग्राउंड पे हिट करेगा एक फाइनाइट वैल्यू ऑफ वेलोसिटी के साथ। एक तो हमने ये वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, दूसरा टाइम ऑफ डिसेंट फाइंड आउट करना है कि कितनी देर में ये ग्राउंड पे हिट करेगा। अगर आपको ना हाइट की वैल्यू गिवन हो तो यहाँ पे मान लीजिए h हाइट है बेसिकली, है ना। तो इसमें क्या होता है कि कई बार तो आपको h गिवन होता है, ठीक है, उसकी हेल्प से आप ना टाइम ऑफ डिसेंट और वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, हम पहला ये केस कंसीडर करके चल रहे हैं बेसिकली। यहाँ पे केस ए में भी ना फर्स्ट कंडीशन क्या है, इफ h इज गिवन, अगर आपको ना हाइट गिवन है जो वर्टिकल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया हुआ है उसकी मोशन के दौरान। ठीक है, अब देखो भाई इस पूरी मोशन के दौरान ना जो ऑब्जेक्ट की हेयर जो एक्सेलेरेशन है ना, एक्सेलेरेशन कितनी है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। इसकी वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी बेसिकली। तो अगर ना एक्सेलेरेशन ऑब्जेक्ट की कांस्टेंट है तो हम यहां पे क्या अप्लाई कर सकते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, किस वेलोसिटी के साथ ना ऑब्जेक्ट टकराया ग्राउंड पे, है ना। सो देखो जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल u प्लस ए टी। अब यहां पे देखो एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप इस इक्वेशन को ना वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हो, बेसिकली ये ना वेक्टर इक्वेशन है, जो फाइनल वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन है डाउनवर्ड, इनिशियल वेलोसिटी है हालांकि वो 0 है लेकिन ऑब्जेक्ट की मोशन तो डाउनवर्ड ही है, तो इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है, एक्सेलेरेशन क्या है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये सब सारे के सारे वेक्टर ना एक ही डायरेक्शन में है, तो इस वेक्टर इक्वेशन को अपना स्केलर इक्वेशन में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। देखो फाइनल वेलोसिटी हमको कैलकुलेट करनी है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 0, एक्सेलेरेशन की वैल्यू गिवन है t और टाइम की वैल्यू है t, तो v की वैल्यू आ जाएगी g इंटू टी, है ना। देखो यहां से हमारे पास ना एक इंपॉर्टेंट केस सामने आया, हमको ये पता चला जो उसकी ना वेलोसिटी है, देखो ये एग्जैक्टली वो वेलोसिटी नहीं है कि जिससे ये ग्राउंड पे टकराएगा, क्योंकि देखो अभी तक ना हमको टाइम ऑफ फॉल नहीं पता कि कितने टाइम में ना ये ऑब्जेक्ट ना यहां तक आ जाएगा।
अगर हम टाइम ऑफ फॉल कैलकुलेट कर लेंगे तब हम एग्जैक्टली फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेंगे। हमने अभी ना वेलोसिटी जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है हमने उसको एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एक्सप्रेस किया बेसिकली, है ना। अब देखो यहां से हमारे पास ना क्या कंक्लूजन आएगा, वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, ग्रेविटी इनटू टी, है ना। काफी इंटरेस्टिंग केस है। अब हम क्या करते हैं, वेलोसिटी और टाइम की ना एक टेबल बनाएंगे। वेलोसिटी गिवन है, टाइम गिवन है, ठीक है। टाइम की वैल्यू ना 1 सेकंड पुट करो, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी जी मीटर पर सेकंड। अगर टाइम की वैल्यू पुट करोगे 2 सेकंड, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी 2 जी मीटर पर सेकंड। ऐसे ही 3s पुट करोगे तो आ जाएगा 3 जी मीटर पर सेकंड। और ऐसे ही टाइम की वैल्यू 4 सेकंड तो आ जाएगा 4 जी मीटर पर सेकंड। अगर देखो, अगर हम यहाँ पे ना एक्सेलेरेशन फाइंड आउट करें, हम बेसिकली इसमें ये प्रूव कर रहे हैं यहाँ पे कि भी एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है ऑब्जेक्ट का ड्यूरिंग द मोशन, है ना। ये इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है आपके लिए समझना। एक्सेलेरेशन की अगर आप ना ये दो वैल्यू कंसीडर करके चलते हो, वेलोसिटी और टाइम की, है ना, तो देखो भी एक्सेलेरेशन की क्या वैल्यू होती है, चेंज इन वेलोसिटी। बेसिकली एक्सेलेरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। जिस टाइम इंटरवल में वो चेंज आया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है 2g माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितनी है g डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम की वैल्यू कितनी है 2 सेकंड माइनस यहाँ पे टाइम की वैल्यू है 1 सेकंड। तो यह आ जाएगा g डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल टू g। तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू आई g, है ना। अभी हमने सिर्फ ना दो डाटा से ना 2 पॉइंट उठाए हैं, वहां से फाइंड आउट किया है। अब आप ना इससे नेक्स्ट 2 वैल्यू कंसीडर कीजिए। मान लीजिए ये वाली वैल्यूज है और इसके कोरस्पॉन्डिंग टाइम की ये वाली वैल्यू है। तो देखो ये बन जाएगा v3 माइनस v2 डिवाइडेड बाई t3 माइनस t2। v3 की वैल्यू, टाइम की वैल्यू 3 सेकंड पे, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी रहेगी 3g माइनस v2। टाइम की वैल्यू 2 सेकंड पे, वेलोसिटी की वैल्यू t2, और नीचे आ जाएगा 3 माइनस 2। तो आ जाएगा g बाई 1 इज इक्वल टू g। तो आप देख रहे हो हमने ना टेबल से जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन थी वहां से चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर कैलकुलेट करते हो आपको एक्सेलेरेशन मिलता है। तो दोनों के केस में आपको एक्सेलेरेशन की वैल्यू सेम मिलती है। इसका मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है, एक्सेलेरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा मूविंग ऑब्जेक्ट का, है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा यहां तक। अच्छा देखो अब इसमें ना हम फाइनली, चलो देखिए मैं इसका ना डायग्राम को दोबारा बना रहा हूं यहां पे, है ना। एक एम मास का ऑब्जेक्ट है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 है, उसने ना एक पर्टिकुलर ना h हाइट ट्रेवल की वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब हमको ये बताना है कि कितनी स्पीड के साथ ना ये ग्राउंड पे टकराएगा और ना इसको ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में बेसिकली टाइम कितना लगा, टाइम ऑफ डिसेंट की अगर बात करें, है ना। तो देखो अब अगर आप ना यहाँ पे, क्योंकि आपको ना h की वैल्यू गिवन है बेसिकली, है ना, जो डिस्प्लेसमेंट है उसका वर्टिकल डाउनवर्ड वो गिवन है। अब एक ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन जिसमें आपको ना डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू और टाइम के बीच में रिलेशनशिप गिवन है, वो होता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। वो बेसिकली क्या होता है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ a इंटू टी स्केयर। ये भी क्या है, एक ना वेक्टर इक्वेशन होती है। देखो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी है h और उसकी डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड। इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन भी बेसिकली डाउनवर्ड है क्योंकि वो मोशन डाउनवर्ड है ना, एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है। तो ये तीनों वेक्टर हैं जो बेसिकली उनकी एक ही डायरेक्शन है, तो इनका साइन सेम रहेगा। तो आप इस इक्वेशन को ना सिंपली ऐसे भी लिख सकते हो, s इक्वल टू, बिना साइन के आप इसको ऐसे लिख सकते हो। मैं ये कहना चाहता हूं आपको ये चीज, s वर्टिकल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया टॉप से लेके बॉटम तक आने में, वो है हो जाएगा h के इक्वल, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है प्लस हाफ ऑफ एक्सेलेरेशन की वैल्यू है g और टाइम की वैल्यू है t। तो ये आपके पास आ जाएगा हाफ ऑफ g इंटू टी स्केयर, है ना। h आपको गिवन था बेसिकली। तो यहां से ना आपको ना टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये आ जाएगा 2h डिवाइडेड बाय g और इसका आ जाएगा अंडर रूट। इसको हम कहेंगे टाइम ऑफ डिसेंट, यानी कि बेसिकली ऑब्जेक्ट को ना इस पॉइंट से ग्राउंड तक आने में कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ डिसेंट अंडर रूट 2h डिवाइडेड बाय g। इससे पहले जो हमने इसकी ना वेलोसिटी को एक्सप्रेस किया था एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, अब हम ना टाइम ऑफ डिसेंट की वैल्यू वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में पुट करते हैं। देखो हमने ये वैल्यू फाइंड आउट की थी ना बेसिकली। तो अगर आप ना यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करो, जिस वेलोसिटी से वो ग्राउंड पे टकराएगा, तो वो क्या हो जाएगा g इंटू टाइम ऑफ डिसेंट।
तो किस वेलोसिटी से वो ग्राउंड पे टकराएगा? टाइम ऑफ डिसेंट की वैल्यू आपको पता ही है, तो ये बेसिकली आपके पास आ जाएगी √2GH, है ना। तो इस तरीके से ना हमारे पास है ना ये इंफॉर्मेशन आ गई। तो इस तरीके से हमने ना टाइम ऑफ डिसेंट फाइंड आउट कर लिया और वेलोसिटी, जिस स्पीड से वो ऑब्जेक्ट ना ग्राउंड पे हिट करेगा बेसिकली, तो वो वेलोसिटी हमारे पास कितनी आई है, अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 2GH। तो इस तरीके से अगर आपको ना एक वेरिएबल गिवन है, यानी कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अगर आपको गिवन ऑब्जेक्ट की, तो उससे ना आप ना वो वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो जिस वेलोसिटी से वो ग्राउंड पे हिट करेगा, और टाइम ऑफ डिसेंट फाइंड आउट कर सकते हो बेसिकली, है ना। अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं, अब देखो भाई, अब इसी सिचुएशन में इफ अगर आपको ना क्या गिवन हो, इफ टी इज गिवन, मान लीजिए अगर आपको ना टाइम की वैल्यू गिवन है, ठीक है, इसी सेम सिचुएशन में अगर आपको ना टाइम की वैल्यू गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी 0, ऑब्जेक्ट का मास m है, और वर्टिकल डिस्टेंस मान लीजिए h है, जो अभी हमने कैलकुलेट करना है बेसिकली, है ना। तो टाइम की वैल्यू अगर आपको गिवन है तो आप क्या क्या वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो? एक तो आप ना फाइनल वेलोसिटी इसकी फाइंड आउट कर सकते हो, जिस वेलोसिटी से ये ना ग्राउंड पे हिट करेगा बेसिकली। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलेरेशन है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो v की वैल्यू आ जाएगी g इंटू टी, है ना। अच्छा, क्योंकि टाइम की वैल्यू गिवन है, यहां पे पुट करके आपको फाइनल वेलोसिटी पता चल जाएगी। अच्छा, हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए दोबारा फिर वही st रिलेशन आपको अप्लाई करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ AT²। अब s की वैल्यू है h, जो हमको फाइंड आउट करनी है बेसिकली। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है 0, हाफ ऑफ एक्सेलेरेशन की वैल्यू है g, इंटू में टाइम की वैल्यू गिवन है t। तो देखो भाई, यहां से आपको ना एक तो वर्टिकल डिस्टेंस की वैल्यू पता चल जाएगी, हाफ ऑफ GT²। अगर आप यहां से ना टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करके यहां पे पुट करोगे, तो दोबारा फिर आपको ना वेलोसिटी की क्या वैल्यू दी जाएगी, अंडर रूट में क्या है, 2GH। और थर्ड इसमें सिचुएशन क्या हो सकती है, देखो वेलोसिटी हमने डिस्कस कर ली, सॉरी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट गिवन था, हमने वेलोसिटी और टाइम फाइंड आउट कर लिया। टाइम आपको गिवन था, आपने फाइनल वेलोसिटी और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर लिया। अगर आपको ये दे दिया जाए कि किस वेलोसिटी से वो ग्राउंड पे टकराई, बेसिकली पता क्या फॉर्मूला तो यही रहता है इसमें बेसिकली, वो हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं ना कि आपको ना तीन में से ना कोई दो वैल्यू गिवन है और थर्ड वैल्यू आपने उससे कैलकुलेट कर सकते हो। अच्छा, अगर आप इनको ना ग्राफिकली एनालिसिस करो इन तीनों की तीनों इक्वेशन का, देखो वर्टिकल डिस्टेंस जो हमने फाइंड आउट किया उसका क्या वैल्यू आई हमारे पास, हाफ ऑफ GT², ठीक है। जिस वेलोसिटी से वो ग्राउंड पे टकराया उसकी वैल्यू क्या मिली आपको, उसकी वैल्यू आपको ये मिली। अच्छा, टाइम ऑफ डिसेंट की अगर बात करो, है ना, टाइम ऑफ डिसेंट बेसिकली वो आ जाएगा फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। देखो v की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी, v इज इक्वल टू यू प्लस AT, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू g है सॉरी, तो फाइनल वेलोसिटी आ जाएगी g इंटू टी, तो टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, v डिवाइडेड बाय g, यहां से आया ये एक्सप्रेशन। अगर आप इसका ना ग्राफिकल एनालिसिस करो, देखो भाई आपको ना h एज ए फंक्शन ऑफ टाइम एक्सप्रेस करना है, तो देखो ये क्या है, टाइम के ना स्केयर के प्रोपोर्शनल है बेसिकली। तो देखो ग्राफ आपका ऐसा आएगा, ठीक है, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है, जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो टाइम के ना स्केयर के प्रोपोर्शनल है, तो ऐसा ग्राफ आएगा आपके पास, ठीक है, अपवर्ड पैराबोलिक इन शेप। अच्छा, उसके बाद अगर आप ना ग्राफ ड्रॉ करो किन के बीच में, बेसिकली एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या थी आपके पास, अगर आप एक्सेलरेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हो, एक्सेलरेशन का ग्राफ अगर ड्रॉ करते हो टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना, एक्सेलरेशन और टाइम, तो बेसिकली ना एक्सेलरेशन का ये ग्राफ आएगा,
एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी एक्सेलरेशन की, और ये वैल्यू कितनी रहेगी एक्सेलरेशन की, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो इस तरीके से आप ना डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ भी यहां पे ना प्लॉट कर सकते हो बेसिकली। तो ये तो था मोशन अंडर ग्रेविटी। अच्छा, अगर इसमें देखो एक केस हो रहा है, जैसा कि हमने यहां से स्टडी किया, जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो कितना है आपके पास, हाफ ऑफ जी टी स्केयर, है ना। तो ये क्या है, टाइम के ना स्केयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो अगर आपको ना टाइम कुछ ऐसे गिवन है कि भाई जैसे मान लीजिए t1 इज इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड में अगर आपको ना डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो बेसिकली आपको ना क्या वैल्यू मिलेगी उसकी, तो ये क्या हो जाएगा, टाइम के स्केयर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू आपको मिलेगी 1 सेकेंड में कितना उसका डिस्प्लेसमेंट होएगा। अगर आपको टाइम की एक दूसरी वैल्यू गिवन है 2 सेकेंड, ठीक है, तो यहां से जो आपको हाइट की वैल्यू मिलेगी, मान लीजिए ये पहले h1 थी, तो ये आ जाएगा h2, ठीक है, t2 स्क्वायर, तो ये बेसिकली आपको मिलेगी 4, है ना। और अगर आप ना 3 सेकेंड बाद उसका डिस्प्लेसमेंट स्टडी करो, तो ये आ जाएगा t3 का स्क्वायर, तो ये आपके पास आ जाएगा 9। तो इस तरीके से अगर आप इसकी ना टेबल बनाओ डिस्टेंस और टाइम के बीच में, है ना, 1 सेकेंड में ना ये क्या होता है, टाइम के स्क्वायर पे डिपेंड करता है 1, 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा 1। यूनिट आप कंसीडर कर सकते हो यहाँ पे मीटर या सेंटीमीटर। 2 सेकेंड में कितना हो जाएगा 4, और अगर 3 सेकेंड की बात करो तो ये 9 आ जाएगा बेसिकली, 4 की बात करो तो ये फर्दर 16 आ जाएगा, है ना। यानी कि 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा ऑब्जेक्ट, 1 मीटर। 2 सेकेंड में कितना करेगा 4 मीटर। 3 सेकेंड में कितना करेगा 9 मीटर, ठीक है, क्योंकि स्केयर का रिलेशन है ना डिस्टेंस और टाइम के बीच में। तो इस तरीके से आप ना इसकी डिस्टेंस की भी कोरस्पोंडिंग वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, एक इसमें सेकंड केस क्या है, ये हमने अभी डिस्कस किया, ये तो था कि डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड। अगर आपसे ये पूछ ले जाए डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड, एग्जैक्टली 1 सेकेंड का इंटरवल पे अगर आपको डिस्टेंस पूछ लिया जाए, तो देखो भाई डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द टी सेकेंड कितना हमने रिलेशन डिराइव किया, हाफ ऑफ जी इंटू टी स्केयर, है ना। आप इसको एन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो भी, nth सेकेंड में, या फिर आप इसको कैसे लिख सकते हो, डिस्टेंस ट्रेवल इन n सेकेंड, n सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर बेसिकली, nth सेकेंड में, सॉरी टोटल n सेकेंड में तो ये इतना डिस्टेंस है, ठीक है। हमको ना nth सेकेंड का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो ये मान लीजिए आपकी इक्वेशन 1 है, और n-1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होगा, तो वो बन जाएगा हाफ ऑफ जी n-1 का स्क्वायर बेसिकली। अच्छा, यहां पे ना टाइम की वैल्यू हमने n कंसीडर किया ना, तो ये आ जाएगा हाफ ऑफ जी n स्क्वायर। देखो ये हमने जो लिखा है, ये हमने क्या लिखा है, डिस्टेंस या जो डिस्प्लेसमेंट है इन n सेकेंड, है ना। पहली वैल्यू हमने ये लिखी है, और जो ये वैल्यू हमने लिखी है ये क्या है, ये डिस्टेंस ट्रेवल इन n-1 सेकेंड। अब हमको फाइंड आउट करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, nth सेकेंड का डिस्टेंस क्या होगा, तो बेसिकली टोटल n सेकेंड में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसमें से आप ना वो घटा दीजिए n-1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा nth सेकेंड में। nth का क्या मतलब है, जैसे 5th सेकेंड, 4th सेकेंड, 7th सेकेंड, एग्जैक्टली है तो वो 1 सेकेंड, लेकिन हमको ये पता जैसे 11वें सेकेंड में या 12वें सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो ये था कि जैसे 11 सेकेंड, यानी कि 0 से लेके 11 टोटल सेकेंड थी आपके पास, ऐसे ही 12 सेकेंड में ये है एग्जैक्टली 11वें सेकेंड में और 12वें सेकेंड में, उस वे में हम इसको स्टडी कर रहे हैं। तो देखो nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस आ जाएगा, n सेकेंड में कितना डिस्टेंस आपके पास, हाफ ऑफ जी n स्केयर, और n-1 में कितना है, हाफ ऑफ जी n-1 का स्केयर बेसिकली। तो अब क्या करना, आपने इनका ना डिफरेंस लेना बेसिकली, है ना।
तो देखो भाई nth सेकंड में आपके पास है ना कितना डिस्टेंस आ जाएगा, यहां से आप ना g डिवाइडेड बाई 2 तो कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखो भाई ये आ जाएगा g डिवाइडेड बाई 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दीजिए, तो ये बन जाएगा a प्लस बी और दूसरा बन जाएगा a माइनस बी। तो इस तरीके से ना nth सेकंड में जो डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना वो कितना मिलेगा, तो वो आपको मिलेगा 2n माइनस 1। तो ये नेट डिस्टेंस है बेसिकली। अब देखो अगर इसके बेसिस पे मान लीजिए आपसे कोई पूछे फर्स्ट सेकंड के डिस्टेंस की रेशो आपने लेनी है सेकंड के डिस्टेंस से, और ऐसे ही थर्ड सेकंड से डिस्टेंस से, तो बेसिकली यहां पे ना ये इस फैक्टर के प्रोपोर्शनल है। ये क्या है 2n माइनस 1 के प्रोपोर्शनल है। यहां पे जो n है ना वो ना टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इसको ये भी लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ t माइनस 1। अब आप टाइम की वैल्यू पुट कर दो, देखो फर्स्ट सेकंड में कितना डिस्टेंस होगा, ट्वाइस ऑफ 1 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1। ऐसे ही सेकंड में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 2 माइनस 1 यानी कि 3। रेशो थर्ड सेकंड में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 3 माइनस 1, 6 माइनस 1 यानी कि 5। तो इस तरीके से ना ये उस डिस्टेंस के बीच में आपके पास रिलेशन आ जाएगा जो पर्टिकुलर एक ना टाइम इंटरवल में एक पर्टिकुलर सेकंड पे पूछ रखा हो बेसिकली, है ना। तो इस तरीके से आप ना ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। देखो अब जो हमने ये पहला केस डिस्कस किया है बेसिकली, इसमें हमने डिस्कस किया हुआ है कि मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना। यानी कि जो मोशन थी हमारी वो क्या थी, टॉप टू बॉटम मोशन है। अब हम बात कर रहे हैं कि मोशन ओपोजिट टू द ग्रेविटी, यानी कि ऑब्जेक्ट को हम ना बेसिकली ग्राउंड से ना एक अपवर्ड वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और हम ये देखेंगे कि उस वेलोसिटी की वजह से वो कितनी मैक्सिमम हाइट गेन कर लेगा एक गिवन टाइम इंटरवल में। अगर आपको टाइम की वैल्यू गिवन है तो आप ना मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आपको ये दे दिया कि उसने एक फाइनाइट हेवन मान लीजिए h ट्रेवल की, अगर आपको हाइट गिवन है तब आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि भाई पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ना ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट जहां तक वो पहुंच पाया वहां तक पहुंचने में उसको ना टाइम कितना लगा। टाइम ऑफ, पहले हमने क्या कैलकुलेट किया, टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। अब टाइम ऑफ असेंट फाइंड आउट करना है, यानी कि ग्राउंड से लेके टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने में कितना उसको टाइम लगेगा, है ना। तो देखो जो इसमें केस बी हम स्टडी करेंगे वो क्या होगा, मोशन ओपोजिट टू ग्रेविटी, ठीक है, अपोजिट टू ग्रेविटी। तो इस केस में देखो भाई, इस केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट का मास क्या है m, और इनिशियल वेलोसिटी जिससे उसको प्रोजेक्ट किया, मान लीजिए उसको इनिशियल वेलोसिटी u प्रोवाइड कर दी, है ना। और इस वेलोसिटी की वजह से जो ऑब्जेक्ट ने ना वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल किया, मान लीजिए वो वर्टिकल डिस्टेंस उसने h ट्रेवल किया। अब एक तो हमको ना ये फाइंड आउट करना कि टाइम ऑफ असेंट, ठीक है, टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने में, मान लीजिए पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। ए से लेके बी जाने में उसको टाइम कितना लगा, ठीक है। और फाइनली क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो आपको गिवन है ही है। अब देखो इस केस को आप कैसे स्टडी करोगे, बेसिकली यहां पे आपको ना जो इनिशियल वेलोसिटी है इस केस में वो ना नॉन जीरो वेलोसिटी गिवन है, क्योंकि आप ना ऑब्जेक्ट को ग्रेविटी के अगेंस्ट थ्रो कर रहे हो तो आपको उसको कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी तो प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अच्छा ये ना अगेंस्ट ग्रेविटी मोशन है, देखो ग्रेविटी डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो डाउनवर्ड एक्ट कर रही है बेसिकली, ऑब्जेक्ट की मोशन इसके अपवर्ड है, यानी कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस केस में जो अपना एक्सेलरेशन कंसीडर करोगे वो आपको क्या कंसीडर करना पड़ेगा, माइनस जी के इक्वल कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसमें अगर हम बात करें, h आपको गिवन है, आपको ना टाइम ऑफ असेंट फाइंड आउट करना है, तो बेसिकली हम ना कौन से रिलेशन का यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन का, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर।
एच की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, एस की वैल्यू एच गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी आपको यू गिवन है। मान लीजिए उसको टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगा, चलो अभी हम इसको ना सिर्फ टी से ही एक्सप्रेस करते हैं, बाद में इसको टी यू लिख देंगे। अच्छा एक्सेलेरेशन, क्योंकि मोशन ऑपोजिट टू द ग्रेविटी है, उसकी वैल्यू माइनस में जी बन जाएगी और ये बन जाएगा टी का स्क्वायर। ठीक है, अभी देखो यहां पे ना, अब आपके पास देखा जाए तो एच बी, एच तो बेसिकली नोन है, इनिशियल वेलोसिटी है कि ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है टाइम में। ठीक है, इसको इजीली एक्सप्रेस करने के लिए हम ना कौन सा एक्सप्रेशन यूज करते हैं, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। एट द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या सिचुएशन हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स जीरो, है ना इंटरेस्टिंग। फाइनल जो इसका टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां पे ना वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की जीरो बन जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो ना टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच जाएगा उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, क्योंकि ना डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स हो जाएगा। जैसे ये यहां तक पहुंच गया उसी टाइम ये क्या करेगा, डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट कर देगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन रिवर्स हो जाएगी इस केस में। ये ध्यान से समझना अपने, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी ऑब्जेक्ट की, और वो ऑपोजिट जिस डायरेक्शन में उसको थ्रो किया था उसके ऑपोजिटली मूव करना स्टार्ट कर देगा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी की वैल्यू जीरो है। मान लीजिए उसको ना टॉप मोस्ट पॉइंट तक टाइम कितना लगा पहुंचने में, टी लगा, तो यहां पे आप ना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करोगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। फाइनल पॉइंट जो उसका टॉप मोस्ट पॉइंट है वहां पे वेलोसिटी की वैल्यू जीरो बन जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन यू गिवन है, एक्सेलरेशन अब माइनस जी के इक्वल, तो यहां से जो आपको टाइम की वैल्यू मिलेगी वो बन जाएगी, टाइम की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, u डिवाइडेड बाई जी, है ना। अब ये पॉइंट, ये कितना टाइम है, ऑब्जेक्ट को ना हमने यहां से थ्रो किया उसको ना यहां तक पहुंचने में, तो टाइम ऑफ असेंट है ये बेसिकली। ठीक है, अपवर्ड मोशन के लिए जो टाइम होगा बेसिकली टाइम ऑफ असेंट, इसको ना सिंबल आप ना टी ए ही यूज कर लीजिए, टी ए, टाइम ऑफ असेंट, है ना, और टी डी क्या होता है, टाइम ऑफ डिसेंट। अब आप इस टाइम की वैल्यू यहां पे पुट कर दो, टाइम की वैल्यू पुट करने से ना आपको ना हाइट की वैल्यू पता चल जाएगी बेसिकली। तो देखो भाई हाइट की वैल्यू कितनी है, यू टी माइनस में हाफ ऑफ जी टी स्केयर, u इंटू टाइम की वैल्यू अभी हमने कितने फाइंड आउट किया, देखा जाए तो टाइम की वैल्यू फाइंड आउट किया u डिवाइडेड बाय g, तो पुट कर दीजिए u डिवाइडेड बाय g माइनस में g डिवाइडेड बाय 2, और टाइम की वैल्यू है u बाय g, इसका कर दो आप स्केयर, तो आपके पास आ जाएगा u स्केयर डिवाइडेड बाय g माइनस में u स्केयर डिवाइडेड बाय 2g इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा u स्केयर डिवाइडेड बाय 2g। तो आपको ना हाइट की वैल्यू पता चल जाएगी अगर आपको ना इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू पता हो तो बेसिकली। ठीक है, जिस वेलोसिटी से बॉडी को ना प्रोजेक्ट किया तो आपको ये पता चल जाएगा कि वो कितनी हाइट अचीव करेगा एक गिवन वेलोसिटी से उसको थ्रो करने के बाद, है ना। अच्छा इसमें ना एक हमारे पास अगर आप बात करो, इतने ये जो टाइम हमने कैलकुलेट किया u डिवाइडेड बाय जी, इस टाइम में तो ना ये ऑब्जेक्ट ना ग्राउंड से लेके ना मैक्सिमम हाइट इसने गेन कर लिया, और फिर दोबारा ये यहां तक ना वापिस आने में कितना टाइम कंज्यूम करेगा, सेम टाइम कंज्यूम करेगा, है ना। तो इस केस में अगर आप ना टाइम ऑफ डिसेंट फाइंड आउट करते हो, ठीक है, तो देखो टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ असेंट, तो ये भी कितना जाएगा u डिवाइडेड बाई टी। तो इस टोटल मोशन का अगर आपको ना टाइम फाइंड आउट करना हो, टोटल टाइम का क्या मतलब है, आपने ना ऑब्जेक्ट को ना ग्राउंड से थ्रो किया और वो ना टॉप मोस्ट पॉइंट तक गया, फिर उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगी, वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट किया और एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे आके रुक गया जहां से उसकी मोशन स्टार्ट हुई थी। तो वहां पे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट आपको ऐड करने पड़ेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा ट्वाइस ऑफ u डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, तो इस तरीके से आप ना फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आप ना ग्राफ प्लॉट करते हो किस किस क्वांटिटी के बीच में, अगर आप ग्राफ प्लॉट करते हो, अच्छा एक बात हो रहा है, यहां से उसकी ना
इनिशियल वेलोसिटी हाइट के टर्म्स में भी फाइंड आउट की जा सकती है। इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी आ जाएगी, √2gh। ये वही वेलोसिटी तो थी जिस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट ना ग्राउंड पे हिट किया था बेसिकली, है ना। तो देखो रिलेशन मैच कर ही जाते हैं, जैसे उसमें किया था मोशन अंडर, जब हमने डाउनवर्ड मोशन कंसीडर किया था बेसिकली, है ना। अब देखो भाई, जो हमने यहाँ पे ना हाइट फाइंड आउट किया वो है u² डिवाइडेड बाई 2g। अगर आप इसका ना ग्राफ प्लॉट करो हाइट का टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना, तो देखो हाफ ऑफ द टाइम इंटरवल ऑफ मोशन पे ऑब्जेक्ट ना कितनी हाइट ट्रेवल कर लेगा, और उसको ना टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने में टाइम कितना लगेगा वो हमने फाइंड आउट किया था, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन डिवाइडेड बाय एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इतने टाइम में वो टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाके ना कितनी वेलोसिटी, सॉरी कितनी हाइट गेन कर लेगा, u² डिवाइडेड बाय 2g, है ना। फिर इस टाइम देखो ये तो उसकी मोशन है, जब वो ना ग्राउंड से हमने उसको प्रोजेक्ट किया वो मैक्सिमम हाइट पे चला गया, और फिर मैक्सिमम हाइट से दोबारा उसका क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट हो जाएगा बेसिकली। तो देखो यहां तक अगर आप बात करो हाफ ऑफ टाइम इंटरवल, ये तो रहेगा टाइम ऑफ असेंट, उसका ऊपर जाने का टाइम, और ये जो हाफ ऑफ द टाइम इंटरवल रहेगा ये बन जाएगा टाइम ऑफ डिसेंट बेसिकली। समझ रहे हो बात को, तो इस तरीके का ना ग्राफ आ जाएगा यहां पे। अगर आप एक्सेलरेशन का ग्राफ प्लॉट करते हो टाइम के रिस्पेक्ट में, एक्सेलरेशन का ग्राफ प्लॉट करो, एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ, तो देखो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी -g के इक्वल बेसिकली, है ना। कितनी वैल्यू हो जाएगी एक्सेलरेशन की, माइनस में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमने पहले डिस्कस किया था उसमें। अच्छा, वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ भी प्लॉट कर लेते हैं साथ के साथ अब इसी में ही। वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ है बेसिकली ये, ध्यान से समझना, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है। हम बात कर रहे हैं कि मोशन अगेंस्ट द ग्रेविटी है ना। तो इनिशियली जो हमने ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी प्रोवाइड किया उसका एक नॉन जीरो मैग्नीट्यूड था, वो पॉजिटिव वेलोसिटी थी। तो यहां से उस वेलोसिटी की वैल्यू, जब टाइम की वैल्यू कितनी है, जीरो है बेसिकली, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, हमने ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया, और जैसे जैसे ना वो हाईएस्ट पॉइंट तक चला जाएगा उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। अब देखो कितने टाइम बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी वो हमने फाइंड आउट कर ही लिया था, u डिवाइडेड बाई जी। इतने टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके, जैसे ही वो हाईएस्ट पॉइंट पे गया वो मोमेंट्री टाइम के लिए रेस्ट पे आ जाएगा और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा, तो दोबारा फिर डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट हो जाएगा उसका। अब अगर हमने ना ऑपोजिट, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, जब हमने ऑब्जेक्ट को ना ग्राउंड से अपवर्ड थ्रो किया, हमने अपवर्ड डायरेक्शन को ना पॉजिटिव मान के चले, वेलोसिटी की वैल्यू हमने अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव माननी है। तो जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे डाउनवर्ड उसकी मोशन स्टार्ट हो जाएगी ना, तब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी बेसिकली उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगा, तो उसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड हो जाएगी, तो उसको नेगेटिव कंसीडर किया जाएगा। तो जिस पॉइंट से उसको हमने थ्रो किया जिस वेलोसिटी के साथ, वो उस पॉइंट को किस वेलोसिटी के साथ क्रॉस करेगा, उसी वेलोसिटी के साथ जिस वेलोसिटी के साथ उसको हमने थ्रो किया था, है ना। इंटरेस्टिंग केस, यानी हमने जिस स्टार्टिंग में जिस वेलोसिटी के साथ उसको थ्रो किया था जिस पॉइंट पे, ठीक है, और वो उस पॉइंट को ना दोबारा उसी पॉइंट पे ना कितने टाइम के बाद पहुंचेगा बेसिकली। अगर आप यहां पे ना टाइम की वैल्यू फाइंड आउट करो तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ u डिवाइडेड बाई जी, है ना। और वो सेम वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी -u। तो ये क्या है, वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ है ये, ठीक है। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी डिक्रीज होती चली जा रही है। क्यों डिक्रीज हो रही है भाई, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी मोशन है ना, वेलोसिटी अपवर्ड है लेकिन एक्सेलेरेशन तो डाउनवर्ड है यहां पे। होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से हमने ना मोशन अंडर ग्रेविटी में दो केस डिस्कस किए। एक तो क्या है,
मोशन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और दूसरा केस क्या है, मोशन अगेंस्ट द ग्रेविटी इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो यहाँ हमने टाइम, वेलोसिटी और डिस्टेंस का आपस में रिलेशनशिप स्टडी किया। अब कुछ ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है भाई मोशन अंडर ग्रेविटी में ना, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो हमको ना क्या क्या इंफॉर्मेशन यहां से मिली है। टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ असेंट, वो कितना हो जाएगा, 2h डिवाइडेड बाई g हो जाएगा। अच्छा, डाउनवर्ड पॉइंट पे ऑब्जेक्ट ना कितनी वेलोसिटी के साथ आएगा, अगर हम उसको फ्री फॉल मोशन करवाते हैं तो इस वेलोसिटी से वो ग्राउंड से हिट करेगा। एंड अगर हम बात करें इस वेलोसिटी से वो ग्राउंड पे हिट करेगा बेसिकली, है ना। अब अगर देखो भाई पहला पॉइंट क्या है, जो मोशन अंडर ग्रेविटी है ना उसमें अगर हम बात करें कांस्टेंट क्या क्या रहेंगे, कांस्टेंट क्वांटिटीज कौन कौन सी रहेंगी मोशन अंडर ग्रेविटी में, कांस्टेंट क्वांटिटीज, है ना। देखो भाई मान लीजिए यहां पे ना पहला पॉइंट लिखता हूं मैं ए, क्या ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द मोशन। सेकंड, क्या ऑब्जेक्ट की मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी बेसिकली, ठीक है। और तीसरा, क्या ऑब्जेक्ट की एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगी। इनको हम बोलते हैं कांस्टेंट क्वांटिटीज। मास कांस्टेंट रहेगा, यस। आप देख रहे हो जितनी भी हमने ना एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया है, जैसे टाइम ऑफ असेंट का, टाइम ऑफ डिसेंट का, फिर हमने ये भी फाइंड आउट किया था मैक्सिमम हाइट वो कितनी गेन करेगा, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, है ना। एक हमने हाइट और टाइम का रिलेशन देखा था, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। इसकी किसी भी एक्सप्रेशन में ना मास इन्वॉल्व नहीं है। अगर मास इन्वॉल्व नहीं है बेसिकली तो क्या रहेगा, ये सारी की सारी क्वांटिटी मास से तो इंडिपेंडेंट रही, तो मास कांस्टेंट रहेगा ऑब्जेक्ट का। वैसे भी हम कौन सा यहाँ पे रिलेटिविस्टिक केस स्टडी कर रहे हैं, रिलेटिविस्टिक मोशन में ही तो मास चेंज होता है बेसिकली ऑब्जेक्ट का। अच्छा, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। मैकेनिकल एनर्जी बेसिकली क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जैसे देखो एक पर्टिकुलर हाइट पे ऑब्जेक्ट की एक ना फाइनाइट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है mgh, जैसे जैसे उसकी हाइट डिक्रीज होती जाएगी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन उतने ही अमाउंट से उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो आप ना पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को ऐड करोगे तो नेट एनर्जी होती है मैकेनिकल एनर्जी, वो तो फिर भी कांस्टेंट रहेगी। ऐसे ही अगर आप ना बॉटम से लेके अपवर्ड मोशन स्टडी करो, इनिशियली आपने उसको ना वेलोसिटी प्रोवाइड किया, यानी कि एक फाइनाइट वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की, तो जैसे जैसे हाइट उसकी बढ़ेगी वो रिटार्डेड मोशन होता है ना अगेंस्ट ग्रेविटी, क्योंकि वेलोसिटी अपवर्ड है और एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है, तो धीरे धीरे उसकी ना वेलोसिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। इसका मतलब है उसकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होती चली जाएगी। लेकिन ध्यान देना, क्योंकि हाइट इंक्रीज हो रही है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी तो इंक्रीज हो रही है, तो आप अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू किसी भी पॉइंट पे ऐड करोगे तो वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, और वो उसकी जो एनर्जी रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, तो ये क्वांटिटी भी कांस्टेंट रहेगी। एक्सेलेरेशन, अब देखो एक्सेलेरेशन तो हमने इस सारे के सारे प्रोसेस से पहले ही डिस्कस कर ली थी कि भाई मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है, एक ऐसा बेस्ट एग्जांपल है स्ट्रेट लाइन में, रेक्टिलिनियर मोशन में, जो क्या है कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के साथ होता है, तो वो तो ऑब्वियसली कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा। अच्छा, सेकंड पॉइंट, नॉन कांस्टेंट क्वांटिटी, जो क्वांटिटी कांस्टेंट नहीं रहेंगी, क्वांटिटीज विच चेंजेस, कौन कौन सी क्वांटिटी चेंज होगी। देखो पहला, अगर आप बात करो ऑब्जेक्ट की ना, अगर ना स्पीड की बात करो, क्या ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज होगी। दूसरा, आप बात करो उसकी वेलोसिटी की, क्या ऑब्जेक्ट की ना वेलोसिटी चेंज होगी मोशन अंडर ग्रेविटी में, ठीक है। तीसरा, अगर आप पॉइंट की बात करो, क्या उसका मोमेंटम चेंज होगा मोशन अंडर ग्रेविटी में। इनके अलावा और कौन कौन सी क्वांटिटी आप बता सकते हो।
अब देखो भाई, सबसे पहले अगर आप स्पीड की बात करो, हमने स्टार्टिंग में ना, अगर आप ना फ्री फॉल मोशन की बात करते हो तो हमने ना फाइनल वेलोसिटी और टाइम के बीच में क्या ना रिलेशनशिप डिराइव किया था। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू की वैल्यू 0 थी, v की वैल्यू आ जाएगी जी टी, है ना। उसकी जो स्पीड है ना, वो एक तरीके से ना टाइम डिपेंडेंट है। जैसे जैसे टाइम की वैल्यू बढ़ रही है, टाइम की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, उसकी स्पीड चेंज होती जा रही है बेसिकली। तो स्पीड क्या रहेगी, चेंज होती रहेगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि स्पीड क्या है, टाइम पे डिपेंड कर रही है, टाइम इन्वॉल्व हो गया ना उसकी वैल्यू में। ठीक है, क्या वेलोसिटी चेंज होगी, देखो वेलोसिटी का क्या मतलब होता है, स्पीड प्लस डायरेक्शन। ठीक है। अच्छा, एक इसमें ना फोर्थ पॉइंट और याद आ गया, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, और इसके बाद फर्दर एक पॉइंट अगर आप बात करो, पोटेंशियल एनर्जी भी। ये तो काफी इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है ना टॉपिक, आप एंजॉय कर रहे होंगे इसको फुल। वेलोसिटी बेसिकली क्या होता है, स्पीड और डायरेक्शन। मोशन में अगर एक ऑब्जेक्ट की पर्टिकुलर स्पीड दे रखी हो, अगर आप उसमें डायरेक्शन को इन्वॉल्व कर लो तो बेसिकली आपको वेलोसिटी मिलता है। अब आप देखिए, अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड ही कांस्टेंट नहीं है तो उसकी वेलोसिटी कैसे कांस्टेंट रहेगी, यानी कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं होगी। स्पीड भी चेंज हो रही है, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। मोमेंटम, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम भी कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि जब वेलोसिटी ही कांस्टेंट नहीं है तो मोमेंटम कैसे कांस्टेंट रहेगा। मोमेंटम के फॉर्मूला में वेलोसिटी आ रही है ना। काइनेटिक एनर्जी, अब देखो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ ऑफ एम वेलोसिटी का स्क्वायर। ये भी कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्यों, काइनेटिक एनर्जी ना स्पीड पे डिपेंड कर रही है। स्पीड क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी में टाइम का फंक्शन है। स्पीड चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी कि स्पीड की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी की बात करो, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट क्या नहीं रहेगी, क्योंकि द कॉन्स, अगर आप ना फ्री फॉल की बात करो तो धीरे धीरे ना उसकी हाइट डिक्रीज होती जा रही है। अगर आप ऑपोजिट टू द ग्रेविटी बात करो तो धीरे धीरे उसकी हाइट इंक्रीज होती जा रही है। पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट नहीं रहेगी। लेकिन जो इससे हमने पहले ना कांस्टेंट क्वांटिटीज डिस्कस की थी, हमने मैकेनिकल एनर्जी की बात की थी। अगर आप इन दोनों को ऐड कर देते हो ना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, तो आपको मिलता है मैकेनिकल एनर्जी। उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी बेसिकली, है ना इंटरेस्टिंग बात। क्योंकि अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी, कोरस्पॉन्डिंगली पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। अगर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो कोरस्पॉन्डिंगली काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो टोटल सम जो दोनों एनर्जी का सम है वो है मैकेनिकल एनर्जी, वो कांस्टेंट रहेगा। अब देखो भाई, इसके अंदर ना जो थर्ड पॉइंट है, ठीक है, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू अंडर रूट 2h डिवाइडेड बाई जी। देखो, टाइम ऑफ असेंट की अगर बात करो, एक ऑब्जेक्ट को, एम मास के ऑब्जेक्ट को, है ना, आपने एक ना इनिशियल नॉन जीरो वेलोसिटी प्रोवाइड की, है ना, और उसने मान लीजिए उसने h हाइट तक ना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है, तो यहां तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा, फाइनल पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, उसको इतना टाइम लगेगा अंडर रूट 2h बाई जी। और अगर हम इसके ऑपोजिट केस डिस्कस करें, एम मास के ऑब्जेक्ट को इनिशियल वेलोसिटी जीरो के साथ हमने ना डाउनवर्ड थ्रो किया, ठीक है, तो टाइम ऑफ डिसेंट यानी कि उसको ना ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ डिसेंट, तो ये टाइम भी कितना लगेगा, अंडर रूट 2h डिवाइडेड बाई जी। ये कौन सी मोशन थी जो हमने केस ए डिस्कस किया था, एक ऑब्जेक्ट को ना इनिशियल वेलोसिटी से डाउनवर्ड थ्रो किया जा रहा है। दूसरा केस था एक ऑब्जेक्ट को ना, अच्छा सॉरी, ये तो था अपवर्ड वाला केस और ये था डाउनवर्ड वाला केस। तो इसमें तो हम बात करते हैं टाइम ऑफ असेंट की। तो अगर आपको ना अगेंस्ट ग्रेविटी एक ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हो तो उसको हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में इतना टाइम लगेगा। एक ऑब्जेक्ट को अगर टॉप मोस्ट पॉइंट से थ्रो करते हो तो ग्राउंड तक आने में इतना टाइम लगेगा। तो आप देख रहे हो दोनों टाइम इक्वल है, ठीक है। तो इस तरीके से टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल हो जाएंगे बेसिकली। नेक्स्ट पॉइंट है भाई, फोर्थ पॉइंट, टाइम हमने डिस्कस कर लिया। अच्छा, अगर आप ना वेलोसिटी की बात करते हो, देखो वेलोसिटी अगर h हाइट से उसको थ्रो करते हो, ठीक है, तो वो कितनी वेलोसिटी एक्वायर करता है, इतने अमाउंट ऑफ वेलोसिटी एक्वायर करता है बेसिकली, है ना।
अगर एक ऑब्जेक्ट को, एम मास के ऑब्जेक्ट को जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, उसको हमने थ्रो किया, तो वो ग्राउंड पे कितनी स्पीड के साथ टकराएगा? v इज इक्वल टू √2gh। ठीक है, इसके ऑपोजिट केस अगर आप डिस्कस करते हो, एक ऑब्जेक्ट को ना एक इनिशियल वेलोसिटी, नॉन जीरो वेलोसिटी, उससे हमने थ्रो किया और वो हाईएस्ट पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करने के बाद जब उसने दोबारा ग्राउंड पे वो हिट करेगा, ठीक है, तो वो कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड पे हिट करेगा? √2gh से, अगर उसने h अमाउंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल किया हो बेसिकली। ठीक है, तो अगर एक ऑब्जेक्ट को ना हम 0 स्पीड से ग्राउंड पे थ्रो करते हैं तो कितनी वेलोसिटी से हिट करेगा? √2gh। अगर एक ऑब्जेक्ट को अगेंस्ट ग्रेविटी थ्रो कर रहे हो तो वो ना टॉप मोस्ट पॉइंट के जाने के बाद जब उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगी, दोबारा डाउनवर्ड आएगा, तो अगेन वो कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा? √2gh। ठीक है, तो दोनों वेलोसिटी क्या है? इक्वल है। हालांकि इस केस में इसके कंपैरिजन में टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि बेसिकली पहले तो वो ना अपवर्ड टॉपमोस्ट पॉइंट तक जाएगा और डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होकर दोबारा, यानी कि इससे ना डबल टाइम लगेगा इस प्रोसेस में। इसमें जो हमने ना टाइम फाइंड आउट किया था वो बेसिकली कितना था, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने टाइम फाइंड आउट किया था ना v डिवाइडेड बाई जी या फिर u डिवाइडेड बाई जी, है ना, और उतना ही टाइम ऑफ असेंट और डिसेंट इक्वल होते हैं, तो यहाँ पे जो उसको टोटल टाइम लगेगा ट्वाइस ऑफ u डिवाइडेड बाई जी। तो इस तरीके से हमने ना मोशन अंडर ग्रेविटी के डिफरेंट एस्पेक्ट डिस्कस किए और हमने ये देखा कि मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर आपको ना डिस्टेंस की वैल्यू गिवन है और वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन गिवन है तो आप ना टाइम की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन वहां पे अप्लाई हो सकती है, क्योंकि वो एक ऐसी मोशन है जिसके दौरान ऑब्जेक्ट की जो एक्सेलेरेशन है वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी बेसिकली, है ना। अब इसके बाद जो हमारा, अब हम इसका ना न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आपने बड़े ध्यान से समझने हैं जो इसका न्यूमेरिकल वाला पार्ट है। आइए हम अब वो डिस्कस करते हैं। इसमें हम ना ग्रेविटेशन के भी न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे साथ साथ, है ना। अब देखो भाई, इन्होंने बोला दो पार्टिकल हैं जिनका इक्वल मास है, वो एक ना सर्कल में ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, जिस सर्कल की रेडियस r है, अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, उनकी स्पीड फाइंड आउट करनी है अगर उनका मास आपको n गिवन हो। देखो, एक m मास का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये सर्कल का सेंटर मान लीजिए पॉइंट O है। ठीक है, इसके ऑपोजिट एंड पे दोबारा m मास का पार्टिकल आपको गिवन है, सर्कल की रेडियस आपको r गिवन है। ये दोनों ना m मास के पार्टिकल एक दूसरे की ना म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के फोर्स की वजह से सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहे हैं बेसिकली, है ना। तो इन्होंने क्या फाइंड आउट करना है, क्या बोलना है इन्होंने? स्पीड, दोनों पार्टिकल की आपको ना स्पीड फाइंड आउट करनी है बेसिकली, है ना। क्वेश्चन आपको आ गया समझ में? अब देखो भाई, मान लीजिए अगर हम ना इस पार्टिकल की बात डिस्कस करें, अगर ये ना सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है तो सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करने की क्या कंडीशन है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होनी चाहिए बेसिकली। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी तभी तो ये ट्रेवल करेगा, यानी कि सेंट्रीपिटल फोर्स भी होना चाहिए ट्रेवल करने के लिए उसको, है ना। सो यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स ना किस एजेंसी के माध्यम से दिया जाएगा बेसिकली? देखो, ये दो मास हैं, इनके बीच का ना टोटल सेपरेशन कितना बन जाएगा? क्योंकि ये हमेशा ना डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे रहेंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, है ना। ठीक है, तो इन दोनों का बेसिकली जो
ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या प्रोवाइड करेगा, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। सेंट्रीपिटल फोर्स का क्या फॉर्मूला है, एम वी स्केयर डिवाइडेड बाय आर। और ग्रेविटेशन फोर्स का क्या फॉर्मूला बनेगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय, इनके बीच का सेपरेशन क्या रहेगा 2r, तो 2r का आपने कर देना स्केयर बेसिकली। तो देखो भाई m से m कैंसिल हो जाएगा, तो v स्केयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जी m डिवाइडेड बाय 4r। तो अगर वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट जी स्मॉल r डिवाइडेड बाय 4r। तो ये वैल्यू आ जाएगी ऑब्जेक्ट की स्पीड की, है ना, यही हमने फाइंड आउट करनी थी। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो आपको ना 2 पॉइंट मास गिवन है स्ट्रेट लाइन पे। पहला जो मास गिवन है उसकी वैल्यू है कैपिटल एम, दूसरा जो मास गिवन है उसकी वैल्यू है स्मॉल एम। उनके सेंटर के बीच का जो सेपरेशन है वो आर है, उनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स कितना एक्ट कर रहा है, एफ। ठीक है, इस एफ फोर्स का ना मैग्नीट्यूड कितना होगा देखा जाए तो ये हो जाएगा कैपिटल जी मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल मास ऑफ सेकंड पार्टिकल डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। समझ में आया, यही तो ग्रेविटेशन फोर्स का फॉर्मूला होता है। अब इन्होंने क्या कहा है, अगर क्या करें एक पॉइंट मास है जिसका मास है 2m, उसको प्लेस कर दिया जाए m के नेक्स्ट, m मास के पार्टिकल के बाद ना यहां पे मान लीजिए एक पार्टिकल पुट कर दिया जिसका मास है 2m, है ना। इस 2m मास के पार्टिकल को रखने की वजह से इन्होंने ये बोला है, मान लीजिए इससे ना कोई भी आप डिस्टेंस मान सकते हो, मान लीजिए x डिस्टेंस पे ये रख दिया, फाइंड फोर्स ऑन कैपिटल M ड्यू टू m। अब इस कैपिटल M मास पे इस स्मॉल m मास की वजह से कितना फोर्स एक्ट करेगा। देखो हमने जब ग्रेविटेशन फोर्स डिस्कस किया था, हमने ये डिस्कस किया था कि जो ग्रेविटेशन फोर्स है 2 ऑब्जेक्ट के बीच में वो हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। दूसरा वो ना 2 बॉडी इंटरेक्शन होता है। 2 बॉडी इंटरेक्शन का क्या मतलब है कि अगर वहां पे ना कोई थर्ड बॉडी या फोर्थ बॉडी प्रेजेंट है ना, तो पहली 2 बॉडीज के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स होगा उस पर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा किसी थर्ड बॉडी या फोर्थ बॉडी के प्रेजेंस की वजह से। तो अगर आपने ना ये 2m मास का पार्टिकल यहाँ पे पुट कर दिया तो जो कैपिटल M और स्मॉल m के बीच में फोर्स है वो फोर्स क्या रहेगा, सेम रहेगा। यही इस फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, क्योंकि क्या है ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है नेक्स्ट किसी बॉडी की प्रेजेंस से अफेक्ट नहीं होता बेसिकली, तो सेम रहेगा। अब इन्होंने बोला टोटल फोर्स फाइंड आउट करो कैपिटल M मास पे। अब देखो कैपिटल M मास पे जो टोटल ग्रेविटेशन फोर्स है वो एक तो ना स्मॉल m मास की वजह से है, वो देखो इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा अट्रैक्टिव, और 2m मास की वजह से भी इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो देखो मान लीजिए स्मॉल f1 तो एक्ट कर रहा है स्मॉल m मास के पार्टिकल की वजह से, और f2 एक्ट कर रहा है 2m मास के पार्टिकल की वजह से। ठीक है, तो फोर्स की ना एक ही डायरेक्शन है, दोनों राइट साइड में उसको खींच रहे हैं अपनी तरफ। तो देखो कैपिटल M मास पे जो ना नेट फोर्स हो जाएगा, अब दोनों फोर्स की क्योंकि एक ही डायरेक्शन है वो ऐड हो जाएंगे। पहले आप उसको ना वेक्टर की फॉर्म में ऐड कर दो, अब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ये बन जाएगा f1 प्लस f2। कैपिटल M मास पे ना जो स्मॉल m मास ने फोर्स लगाया जो r डिस्टेंस दूर था वो कितना रहेगा वो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर ही चुके हैं। प्लस अब देखो 2m मास के पार्टिकल कितना फोर्स लगाएगा इस पे, g कैपिटल M इंटू में क्या रहेगा 2m। अब देखो कैपिटल M और स्मॉल m के सेंटर के बीच में सेपरेशन कितना बन जाएगा। वैसे यहाँ पे ना सेपरेशन मेंशन नहीं है कि कितना है, हम मान के चलते हैं वो ना पहले वाले m मास से ना जो 2m वाला मास है वो x डिस्टेंस दूर है और r डिस्टेंस इनके बीच में ऑलरेडी है, तो ये बन जाएगा r प्लस x का स्क्वायर। तो ये टोटल फोर्स आ जाएगा कैपिटल M मास पे। तो इस तरीके से आप ना नेट फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो बेसिकली। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। इन्होंने बोला है कि ना बॉडी की फ्री फॉल मोशन है एक बिल्डिंग के टॉप मोस्ट पॉइंट से ग्राउंड पे वो 3 सेकंड में पहुंची। देखो मान लीजिए ये बिल्डिंग है, ठीक है, यहां से आपने ना एक m मास के ऑब्जेक्ट को ना थ्रो किया, ठीक है, m मास के ऑब्जेक्ट को जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है डाउनवर्ड ऐसे थ्रो कर दिया और ये ग्राउंड पे हिट किया।
ग्राउंड पे हिट करने का टाइम गिवन है 3 सेकंड, है ना। हाइट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड आउट करनी है। अब भाई एक बात बताइए, अगर आपको ना हाइट ऑफ द बिल्डिंग फाइंड आउट करनी है, आपको ना क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की 0 गिवन है। एक्सेलेरेशन कितना होगा, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि क्या है मोशन अंडर ग्रेविटी है, ये एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बन जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, तो आपको बेसिकली ना ये जिस बिल्डिंग से इसको थ्रो किया इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है। तो देखो यहाँ पे आप ना डिस्प्लेसमेंट टाइम वाला रिलेशन यूज करते हो। आपको टाइम की वैल्यू गिवन है ना, बेसिकली कितने टाइम में वो ग्राउंड से हिट किया, 3 सेकंड, है ना। तो देखो भी आप यहाँ पे लगाओगे ut प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर, डिस्टेंस कितना वो h के इक्वल है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, प्लस 1/2, एक्सेलेरेशन कितनी है 9.8, इंटू टाइम का स्क्वायर कर दो, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आ जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 4.9 इंटू में क्या है 9, तो कितना आ जाएगा, कितने मीटर आएगा आंसर, 44.1 मीटर, इतना आंसर आ जाएगा बेसिकली इस केस में, है ना। क्या आपको इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला भी पता है। टाइम ऑफ डिसेंट कितना होता है बेसिकली, √2h/g, है ना। तो अगर आपसे यहां से h की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपके पास कितनी मिलेगी, हाफ ऑफ g इंटू टी स्क्वायर। वैसे भी देखो ये एक्सप्रेशन इसी चीज को बता रहा है, तो आप ना अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपको इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना आप उससे भी फाइंड आउट कर सकते हो। धीरे धीरे जैसे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे ना, फॉर्मूलाज आपके टिप्स पे हो जाएंगे और आपको क्वेश्चन सोल्व करने का कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। दो बॉडीज है डिफरेंट मास की, जिनका मास है m1 और m2, दो डिफरेंट हाइट से, मान लीजिए x और y हाइट से क्या किया, उनको ड्रॉप किया गया। इन्होंने बोला उनको ग्राउंड पे पहुंचने में जितना टाइम लगेगा ना उनकी रेशो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखो भाई, मान लीजिए ये पहली बॉडी है जिसका मास है m1 और इसकी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हाइट कितनी है x है, ठीक है। और ये दूसरी बॉडी है जिसका मास है m2, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इसकी हाइट कितनी है, वो है हाइट है y। रेशो ऑफ टाइम टेकन, देखो मान लीजिए m1 मास की बॉडी को टाइम लगा t1 और m2 मास की बॉडी को टाइम लगा t2। आपको ना दोनों टाइम की रेशो फाइंड आउट करनी है, और ये टाइम कौन सा है, ये टाइम ऑफ डिसेंट है बेसिकली, ठीक है। टाइम ऑफ डिसेंट है, दोनों ऑब्जेक्ट को ना ग्राउंड पे टकराने में जितना टाइम लगेगा वो आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन आ गया होगा समझ में, मैं उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन आया होगा समझ में। अब देखो भाई, इनिशियली तो दोनों ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही है बेसिकली, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0, इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी 0, है ना। अगर आपको ना टाइम ऑफ डिसेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दो। देखो टाइम ऑफ डिसेंट का जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेसिकली, √2h/g। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो जितने भी हमने क्वांटिटी फाइंड आउट की थी कि किस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट ग्राउंड को हिट करेगा, कितने टाइम बाद हिट करेगा, किस एक्सेलेरेशन के साथ करेगा, वो ऑब्जेक्ट के मास से इंडिपेंडेंट होता है। तो बेसिकली इनका मास अलग अलग गिवन है, लेकिन मास का कोई रोल है ही नहीं देखा जाए तो, ठीक है। तो देखो भाई टाइम ऑफ डिसेंट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से टकराने में कितना टाइम लगेगा, देखो ये फॉर्मूला 2h/g, ट्वाइस ऑफ हाइट ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और डिवाइडेड बाय जी, जी क्या है एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो t1 की वैल्यू तो आपके पास ये आ जाएगी, t2 की वैल्यू दूसरे m2 मास के ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से टकराने में कितना टाइम लगा, ग्राउंड से उसकी हाइट कितनी है y, तो 2h/g, ठीक है। अब आपको ना फाइंड आउट करनी है रेशो t1 रेशो t2, ठीक है। इन दोनों क्वांटिटीज की अगर आप रेशो ले लोगे, अंडर रूट के अंदर 2x डिवाइडेड बाई ग्रेविटी, इसका रेशो ले लो √2y डिवाइडेड बाई ग्रेविटी, ग्रेविटी से ग्रेविटी कैंसिल हो जाएगी, तो t1 डिवाइडेड बाई t2 आपके पास ये आ जाएगा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बेसिकली आ जाएगा √x डिवाइडेड बाई √y। तो बेसिकली उनको ना ग्राउंड से टकराने में कितना टाइम लगेगा, जितना उनका ना वर्टिकल डिस्टेंस जो वो ट्रेवल करेंगे उसके अंडर रूट की रेशियो में आपके पास आंसर आएगा एक तरीके से, है ना।
अगर आपको ये लगता है कि ये क्वेश्चन किसी और मेथड से भी सोल्व हो सकता है तो आपने एक बार इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला का यूज करके भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने ना एक ना स्टोन दिया हुआ इस बार, और एक ना एक टावर है, जिस टावर से इसको रिलीज किया। टावर की हाइट गिवन है 19.6 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी स्टोन की 0 है। आपको ना फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, जिस वेलोसिटी के साथ ये जो स्टोन है ये ग्राउंड को हिट करेगा बेसिकली, है ना। तो देखो ये कौन सा एग्जांपल है, ये जो हमने मोशन अंडर ग्रेविटी में पहला केस डिस्कस किया था। अगर एक ऑब्जेक्ट को ना 0 इनिशियल वेलोसिटी के साथ थ्रो कर दिया जाए, ठीक है, अगर आपको ना उस गिवन हाइट पता है कि कितनी हाइट से हमने उसको थ्रो किया है, तो किस वेलोसिटी से वो ग्राउंड पे टकराएगा बेसिकली, उस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, अंडर रूट ट्वाइस ऑफ ग्रेविटी एच। यही तो था, अंडर रूट 2gh। ग्रेविटी की वैल्यू पुट कर दो 9.8, हाइट की वैल्यू गिवन है 19.6। तो इस वेलोसिटी के साथ मीटर पर सेकंड वो ग्राउंड को हिट करेगा बेसिकली। अगर आपको फर्दर लगता है कि आप इसको सोल्व कर सकते हो तो आप इसको सोल्व कर लीजिए। इसका डबल है एक तरीके से, 9.8 इंटू 9.8 इंटू में 2। तो देखो ये एक तरीके से ना 2 इंटू 9.8 का ना स्केयर बन जाएगा मीटर पर सेकंड। स्केयर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 9.8, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 19.6 मीटर पर सेकंड। इस वेलोसिटी से क्या करेगा, वो ग्राउंड को हिट करेगा बेसिकली। आप इसको ना इक्वेशन ऑफ मोशन से भी कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्वेशन ऑफ मोशन से कर लो बेशक। मान लीजिए आपको देखो वर्टिकल हाइट तो गिवन है जितना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो यहाँ पे ना एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ये आपको गिवन है 19.6, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, हाफ ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। अब टाइम, टाइम का क्या फॉर्मूला होता है बेसिकली, जिस वेलोसिटी से ये फाइनली टकराएगा ग्राउंड में, है ना। देखो उसके लिए आप ना ये एक्सप्रेशन यूज करोगे, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। यू की वैल्यू 0 है, v की वैल्यू आ जाएगी gt, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v डिवाइडेड बाई g। तो टाइम की वैल्यू आप ना यहाँ पे ना v डिवाइडेड बाई g और इसका स्केयर पुट कर दो। यहां से देखो वही वैल्यू आ रही है, वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी, अंडर रूट 2gh। फॉर्मूला यही लगना फाइनली, है ना। तो अगर आपको डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है, आपको सॉल्यूशन में आसानी रहेगी। अब देखो भी इन्होंने बोला है कि ना स्टोन को थ्रो किया अपवर्ड अर्थ की सरफेस से, इनिशियल स्पीड आपको दे रखी है 5 मीटर पर सेकंड। अब आपको ना हाइट फाइंड आउट करनी है जिससे ना ऑब्जेक्ट ना रेस्ट पे आ जाए बेसिकली। देखो एक स्टोन गिवन आपको, उसको ना इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की, वो वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड, है ना। और जब वो हाईएस्ट पॉइंट तक चला जाएगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। क्यों, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाने की वजह से ना वो मोमेंटरी टाइम के लिए रेस्ट पे आ जाएगा बेसिकली, है ना। अब इन्होंने बोला हाइट, हाइट आपको फाइंड आउट करनी है बेसिकली। यहां पे कोई और इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, कोई और इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है। अब देखो भाई नाउ हाइट तो आपको कैलकुलेट ही करनी है, कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे। देखो क्या यहाँ पे ये लग सकता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये नहीं लग सकता, टाइम की कोई इंफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है। क्या हम ना ये एक्सप्रेशन यहाँ पे लगा सकते हैं, टाइम इन्वॉल्व है, ये भी नहीं लगेगा। क्या ये एक्सप्रेशन हम लगा सकते हैं यहाँ पे, हाँ जी ये एक्सप्रेशन हम लगा सकते हैं। देखो टो मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्केयर यू स्केयर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ। अब देखो ये ना ऑपोजिट टू द ग्रेविटी मोशन है, एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस जी इंटू में एस, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है बेसिकली, हाइट फाइंड आउट करनी है, यानी कि एस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से, यू स्केयर डिवाइडेड बाई 2g, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आपको गिवन है 5, 5 का स्केयर करोगे 25 डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8, तो इतने मीटर का वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। 25 डिवाइडेड बाई 2, 12.5 डिवाइडेड बाई 9.8, इतने मीटर। आप इसको सोल्व करने लग गए, ठीक है।
तो इस तरीके से हमने ये देखा कि जो पहली दो इक्वेशन ऑफ मोशन है उनमें टाइम इन्वॉल्व है, डाटा में हमारे पास ना टाइम की कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है ही नहीं, तो हाँ बेसिकली हमको ना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का ही यूज करना पड़ेगा इसको सोल्व करने के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये कुछ ऐसा ही क्वेश्चन है कि इसमें भी ना एक ऑब्जेक्ट की आपको मोशन गिवन है, उसको ना एक इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करवा दिया है ग्राउंड से 49 मीटर पर सेकंड, है ना। इन्होंने बोला है देखो टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी 0 बन जाएगी। एक तो इन्होंने बोला है कि भी मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करो। मैक्सिमम हाइट के बाद ना देखो ये इन्होंने जो टाइम पूछा है ना, टोटल टाइम बताओ उसको ग्राउंड तक वापिस आने में, है ना। यानी कि ये जो टोटल, अच्छा पहले हम ना मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करते हैं इसकी, ठीक है। मैक्सिमम हाइट के लिए आप देखो टाइम की कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, टाइम v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी अप्लाई नहीं हो सकता, एस इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर भी अप्लाई नहीं हो सकता। जैसे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था सेम ही तो है ये अप्लाई कर दो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी 0, इनिशियल वेलोसिटी आपको गिवन है 49, ट्वाइस ऑफ एक्सेलेरेशन क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी मोशन है माइनस जी, मान लीजिए उसने टोटल, आप एस भी लिख लो चाहे एच लिख लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो एच आप यहां से फाइंड आउट करोगे तो क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ ग्रेविटी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ 49 का स्क्वायर कर दो, ट्वाइस ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी की वैल्यू आपको यूज करनी पड़ेगी 9.8, है ना। 49 से कैंसिल करोगे ये 2 पे चला जाएगा, इसका डेसिमल का 10 न्यूमिनेटर में चला जाएगा, वो ये 5 पे कैंसिल हो जाएगा, तो एस की वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इसको अगर कैंसिल करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 24.5, तो कितना डिस्टेंस आ जाएगा, वन 125, है ना। आप इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लेना बेसिकली, तो इतना डिस्टेंस आ जाएगा यहां से। अब देखो ये काफी इंटरेस्टिंग केस है, टोटल टाइम इट टू टेक रिटर्न टू द ग्राउंड। देखो पहले जब उसको ना प्रोजेक्ट किया हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में जो उसको टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम ऑफ असेंट, ठीक है। अब हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जब वो उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होने की वजह से वो दोबारा ग्राउंड पे फॉल करेगा, ठीक है। तो ग्राउंड तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा, टाइम ऑफ डिसेंट। तो आपको ना रिटर्न टू द ग्राउंड का रिटर्न जर्नी का टाइम पूछा तो ये हो जाएगा टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट बेसिकली, है ना। टाइम ऑफ असेंट का क्या फॉर्मूला था अगर आपको ध्यान हो, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन डिवाइडेड बाय ग्रेविटी, और टाइम ऑफ डिसेंट का भी क्या फॉर्मूला था, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन डिवाइडेड बाय ग्रेविटी। इस टाइम का डबल ही तो करना है, ट्वाइस ऑफ यू डिवाइडेड बाय जी। अब आप ना वैल्यू पुट कर दो, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन आपको गिवन है 49, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है 9.8, इसको कैंसिल करोगे ये 2 पे चला जाएगा, डेसिमल के नाम का 10 ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 10 सेकंड का टाइम लगेगा बेसिकली, 5 सेकंड इसको ऊपर जाने में लगे, और जब फाइनली अप टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो जाएगी, तो दोबारा वापस आने में ग्राउंड पे हिट करने में दोबारा 5 सेकंड लगेंगे, तो 5 सेकंड जाने के 5 सेकंड आने के 10 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऑब्जेक्ट को ना थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, और उस वो ना 10 मीटर की हाइट उसने ट्रेवल कर ली, ठीक है। अब देखो भाई मान लीजिए एम मास का ऑब्जेक्ट है, इसको ना यू इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड किया है, वो अभी हमको नहीं पता, जैसे जैसे ना ये टॉप मोस्ट पॉइंट तक चला जाएगा इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, और ये वर्टिकल कितना डिस्प्लेसमेंट इन्होंने दे रखा है 10 मीटर का डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया। इन्होंने बोला एक तो आपको इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन फाइंड आउट करना है, तो कर लो। यहां पे आपको ना हाइट गिवन है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, फाइनल वेलोसिटी, टाइम आपको गिवन नहीं है, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं कर सकते, डिस्प्लेसमेंट गिवन है 10 मीटर, टाइम दोबारा फिर गिवन नहीं है, तो एस इक्वल टू यू टी हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई नहीं कर सकते, तो दोबारा फिर आपको वही लगाना पड़ेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर कर दो। अच्छा इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, ठीक है, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन हो जाएगी माइनस जी, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट मोशन है, वर्टिकली कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया एस, उसकी वैल्यू 10 पुट कर दो, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, यू स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 2 यानी कि 20 जी, ठीक है,
तो u की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट के अंदर 20 इंटू ग्रेविटी की वैल्यू आ जाएगी 9.8। ठीक है, ये 0 डेसिमल से कैंसिल हो जाएगा। 9.8 को लिख दो ट्वाइस ऑफ 49 है ना, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 7। तो इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी 14 मीटर पर सेकंड। इस वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को थ्रो करने पर वो 10 मीटर का वर्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा बेसिकली, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी 0 हो जाएगी। हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में टाइम कितना लगा, तो ये तो सिर्फ टाइम ऑफ असेंट ही तो फाइंड आउट करना है। वर्टिकल डिस्टेंस आपको गिवन है, तो यहां पे ये फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूला लगा दो बेसिकली यहां पे। तो टाइम ऑफ असेंट फाइंड आउट करना है, ट्वाइस ऑफ द हाइट, हाइट है 10, ग्रेविटी की वैल्यू है 9.8 है ना, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ, ये बन जाएगा 100, डेसिमल के नाम को ऊपर शिफ्ट करेंगे ना 98, ये कैंसिल करोगे 49, तो ये आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 7 मीटर पर सेकंड टाइम ऑफ असेंट का। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी अगर आपको पता चल गई थी तो आप ना टाइम ऑफ असेंट इससे भी फाइंड आउट कर सकते हो, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 है, तो टाइम ऑफ असेंट क्या हो जाएगा, u डिवाइडेड बाई जी। u को अगर आप ना g से डिवाइड करते हो, 14 डिवाइडेड बाई एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का आंसर है 9.8 है ना, तो ये आपके पास आ जाएगा बेसिकली। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी, हाँ इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू तो खैर गिवन आपको, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हाँ ठीक है, कर रहे हैं 14। अच्छा, 140 डिवाइडेड बाई 98, 98 को लिख दो 2 इंटू 49, ये कैंसिल हो जाएगा 70 पे, 70 डिवाइडेड बाई 49, तो ये 7 पे कैंसिल हो जाएगा। देखो इस फॉर्मूला से भी आंसर, तो टाइम ऑफ असेंट निकालने के लिए आपको दो फॉर्मूले मैंने बता दिए, एक तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है, और एक आप ना वेलोसिटी टाइम रिलेशन का यूज करके भी फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भैया। देखो, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास आपको गिवन है, मास कितना गिवन है आपको, 10 किलोग्राम गिवन है। आपको उसका ना वेट फाइंड आउट करना है अर्थ पे। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। ठीक है, मास 10 kg गिवन है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ पे कितनी है 9.8, तो आपके पास ये आ जाएगा 98। वेट क्या होता है, वो फोर्स होता है जिस फोर्स से ना अर्थ किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, और फोर्स का यूनिट न्यूटन में आ जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आएगा न्यूटन में। ये तो उसका अर्थ पे वेट आ जाएगा। मून पे वेट फाइंड आउट करना, उसका वेट ऑन मून मान लीजिए कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन मून। अब ध्यान देना, ऑब्जेक्ट को आप ना किसी भी प्लेनेट पे लेके चले जाओ या सैटेलाइट पे लेके चले जाओ, उसका मास कांस्टेंट रहेगा, मास के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। प्लेनेट टू प्लेनेट ग्रेविटी की वैल्यू चेंज होगी बेसिकली, तो हम यहाँ पे जो ग्रेविटी की वैल्यू यूज करेंगे वो करेंगे मून की ग्रेविटी, है ना। तो देखो मास आपको 10 kg गिवन है, मून की ग्रेविटी क्या है, अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 है, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो उस ऑब्जेक्ट का ना अगर अपना वेट फाइंड आउट करना हो मून पे, तो अर्थ की ग्रेविटी की वैल्यू कितनी है 9.8, इसको 6 से डिवाइड कर दो, तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 पे, ये हो जाएगा 5 पे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 49 डिवाइडेड बाई 3, तो उसका मून पे कितना वेट आ जाएगा, इतना वेट आ जाएगा न्यूटन में, है ना। देखो क्योंकि ना ग्रेविटी की वैल्यू मून पे कम है, तो बेसिकली अर्थ पे जो उस ऑब्जेक्ट का वेट है उसके कंपैरिजन में उसका वेट भी कम हो जाएगा, है ना, मास सेम रहेगा। देखो अगर आप ना अर्थ पे उसका मास कैलकुलेट करते हो वो m रहेगा, मून पे अगर आप उसका मास कैलकुलेट करते हो वो m रहेगा, क्योंकि मास का क्या मतलब है, क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट, वो क्वांटिटी ऑफ मैटर को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, मास के अंदर कोई चेंज आएगा ही नहीं प्लेनेट के चेंज होने की वजह से या फिर ग्रेविटी के चेंज होने की वजह से। मास ग्रेविटी पर डिपेंड ही नहीं करता, वेट डिपेंड करता है, इस वजह से वेट की वैल्यू अर्थ पे अलग रहेगी और मून पे अलग रहेगी। तो देखो आज का जो हमारा सेशन था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, हमने ग्रेविटी के बारे में डिस्कस किया,
ग्रेविटी में हमने ये डिस्कस किया कि टॉप टू बॉटम डिस्कस मोशन होगा तो टाइम कितना लगेगा, किस वेलोसिटी से वो टकराएगा, कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगा। ऑपोजिट टू द मोशन टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। फिर हमने उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए और फाइनली हमने कुछ एप्लीकेशन भी डिस्कस की। उम्मीद करता हूँ कि आपने आज का जो सेशन है उसको अच्छे से समझा होगा। और अगर न्यूमेरिकल में मैंने अगर थोड़ी स्पीड बढ़ाई भी होगी तो आप उसको एक बार थोड़ा पेशेंस के साथ करना, और आपने इसको अच्छे से समझना है, साथ में इसको नोट भी करना है ना। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। दूसरी बात, इनके बेसिस पे जो भी पॉसिबल क्वेश्चन आपने उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और फर्दर आपको कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हो बेसिकली। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।